ये हेडिंग चल रही थी न्यूटन वाले प्रयोग के अनुप्रयोग। तो न्यूटन वाले प्रयोग की सहायता से हम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का मान निकाल सकते हैं और द्रव अपवर्तनांक म्यू का मान निकाल सकते हैं। न्यूटन वाले के अनुप्रयोग की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मान निकाल सकते हैं और द्रव अपवर्तनांक का मान निकाल सकते हैं। तो इसके दो अनुप्रयोग है। इसमें फर्स्ट लगाओ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना। फर्स्ट लगाओ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना, लैम्ब्डा की गणना करनी है। प्रकाश की जो लैम्ब्डा है इसकी हमको गणना करें। अब देखो, हम जानते हैं कि न्यूटन वाले प्रयोग कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की क्या होती है, एक विधि होती है। ये आप सभी जानते हो। हम जानते हैं कि न्यूटन वाले प्रयोग कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त करने की क्या होती है, एक विधि होती है। और इस प्रयोग के द्वारा विस्तृत प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात की जाती है। विशिष्ट प्रकाश स्रोत लेते हैं। विशिष्ट प्रकाश स्रोत मतलब बड़ा प्रकाश स्रोत जो लैंप में हम लेते हैं, सोडियम लैंप लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम लैंप लेते हैं। सोडियम लैंप आप या तो लैंप में देख लेना या फिर गूगल पर सर्च करके देख लेना। तो इसमें से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है और उत्सर्जित जो प्रकाश है मतलब प्रकाश बाहर निकलता है, उसकी हमें क्या निकालनी है, तरंग दैर्ध्य हमको ज्ञात करनी है। तो देखो, एनवी काली फ्रिंज की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं, एनवी काली फ्रिंज की बात करते हैं। हम जानते हैं कि एनवी काली फ्रिंज, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये चीज़ हम पॉइंट नंबर 5 पढ़ चुके हैं ऊपर पिछली वाली क्लास में। तो ये चीज़ होती है काली फ्रिंज के लिए, ये हमने निकाला था। अब देखो, इस अनरूट को हटाने के लिए, अनरूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दूँ, वर्ग कर दूँ। दोनों तरफ वर्ग करने पर अनरूट हट जाएगा। अगर मैं किसकी बात करूँ, वायु की बात करूँ, किसकी बात करूँ, वायु की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर वायु की बात करूँ तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आप ये सभी जानते हो, ये आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर वायु की बात करेंगे तो म्यू के स्थान पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं एन प्लस पीवी फ्रिंज के लिए, कौन सी फ्रिंज के लिए, एन प्लस पीवी फ्रिंज के लिए, इसकी मैं बात करूं तो यहां पर एन के स्थान पर आपको क्या पुट कर देना है, एन प्लस पी पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, एन प्लस पी पुट कर देना है। तो आपके पास समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखो, एक तो देखो यहाँ पर आपको एन प्लस पी पुट, एक तो आपको यहाँ पर एक एन दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आप क्या कर दो, एन प्लस पी पुट कर दो। और एक इसके स्थान पर क्या कर दो, एन प्लस पी पुट कर दो। बाकी की टर्म क्या रहने वाली, सेम रहने वाली। फिर आप क्या कर दो, समीकरण 2 और समीकरण 1 को क्या कर दो, माइनस कर दो। समीकरण 2 से मैं क्या घटा दूँ, समीकरण नंबर 1 घटा दूँ। तो घटाने पर देखो आपको इस प्रकार की आपको समीकरण मिलेगी। इस प्रकार की समीकरण बनेगी। यहाँ पर 4r और लैम्ब्डा को मैं क्या कर दूँ, अंदर अप्लाई कर दूँ, अंदर गुणा कर दूँ। तो आपको ये समीकरण आपको प्राप्त होगी। ये समीकरण आपको क्या होगी, प्राप्त होगी अंदर गुणा करने। अब देखो, ये टर्म किसकी है सर, प्लस की है, और ये टर्म किसकी है, माइनस की है। दोनों क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बच रही है, ये टर्म बच रही है। तो यहाँ से देखो लैम्ब्डा का मान हम निकाल सकते हैं। तो लैम्ब्डा बराबर देखो, लैम्ब्डा ये पूरी की पूरी तीनों टर्म किधर जाएगी, यहाँ पर एक ये टर्म लैम्ब्डा की इधर रहेगी और बाकी की जो टर्म है वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, 4r पे जाएगी। देखो ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्ब्डा का मान आ गया। बहुत ही आसान, समीकरण नंबर 3। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 लगाओ, पारदर्शी द्रव अपवर्तनांक की गणना। पारदर्शी द्रव की अपवर्तनांक की गणना पहले तो हम किसके लिए निकाल लेते हैं, वायु के लिए निकाल लेते हैं। किसके लिए निकालते हैं, वायु के लिए निकालते हैं। फिर हम क्या निकालते हैं, माध्यम के लिए। पहले हम किसके लिए निकालेंगे, वायु के लिए अपवर्तनांक निकालेंगे और फिर क्या कर देते हैं, इसमें कोई माध्यम लेते हैं। माध्यम कोई भी ले सकते हो आप, द्रव भी ले सकते हो, कांच भी ले सकते हो, पारा, जो मर्जी आपकी वो ले लेना। अब देखो, हम जानते हैं कि न्यूटन वाले प्रयोग पानाकार फिल्म का निर्माण होता है और पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक की गणना करने के लिए हम निम्न 2 पदों का उपयोग करते हैं। निम्न 2 पदों का उपयोग करते हैं। प्रथम पानाकार फिल्म में वायु भर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वायु के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। ये आप सभी जानते हो। मतलब प्रथम पद में हम क्या लेंगे, वायु लेंगे, और वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, म्यू एक कितना होता है, 1 होता है। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर हम 2 पद लेंगे। 2 पद की बात हो रही है। पद नंबर देखो फर्स्ट ए है, सर्वप्रथम हम फनाकार फिल्म में वायु भर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वायु के लिए अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। अब देखो, ये फानाकार फिल्म है। इस फानाकार फिल्म में यहाँ पर क्या भरी हुई है, वायु भरी हुई है। तो वायु का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, 1 होता है। और हम जानते हैं कि
एनवी काली फ्रिंज की बात करें तो आपका ये फार्मूला ऊपर पढ़ चुके हैं हम, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसको आपने समीकरण नंबर 2 सेम तो कॉपी करनी है, ऊपर वाले की कॉपी करनी है जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा था। ये सेम यहाँ से समीकरण नंबर 1, 2 और 3 सेम रहने वाली है। देखो समीकरण नंबर 2 भी सेम रहने वाली है, फिर अपने जैसे माइनस किया उसी प्रकार से माइनस करना है। फिर देखो यहाँ से समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई, यहाँ तक हमें ज्ञात करना है यहाँ तक। अब देखो ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। द्वितीय पद में हम क्या करेंगे, द्वितीय पद में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। द्वितीय पद में हम फानाकार फिल्म में माध्यम भर देते हैं। माध्यम कुछ भी भर सकते हो आप, पानी भर सकते हो या पारा भर सकते हो या कांच लगा सकते हो। तो देखो जिसका हमें अपपूर्णांक ज्ञात करना है, जिसका हमें क्या ज्ञात करना है, अपपूर्णांक ज्ञात करना है। माना कि फानाकार फिल्म में उपस्थित माध्यम का अपपूर्णांक कितना है, म्यू है, और इस माध्यम के कारण न्यूटन वलय का व्यास परिवर्तित हो जाता है। न्यूटन वलय का जो व्यास है वो माध्यम के कारण क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है। न्यूटन वलय का जो व्यास है वो किसके कारण परिवर्तन होता है, माध्यम व्यास। न्यूटन वलय का जो व्यास है वो किसके कारण परिवर्तन होता है, अपवर्तनांक के कारण, म्यू के कारण। किसके कारण, म्यू के कारण। अब यहाँ पर म्यू का मान 1 नहीं आएगा। अगर आपने माध्यम लिया है तो म्यू का मान क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना। अब मैंने यहाँ पर क्या भर दिया, कोई माध्यम भर दिया। देखो पहले यहाँ पर देखो ये डॉट डॉट लाइन थी, यहाँ पर क्या थी, वायु थी। अब यहाँ पर वायु नहीं है, मैंने कुछ यहाँ पर माध्यम भर दिया। और हम जानते हैं कि एनवी फ्रिंज के लिए व्यास ये होता है, ये आप सभी जानते हो। यहाँ पर मैंने डैश क्यों लगाया, ये डैश मैंने क्यों लगाया, ये डैश मैंने इसलिए लगाया है, ये द्वितीय पद है, वो यहाँ पर था वायु के लिए, यहाँ पर वायु के लिए था। देखो यहाँ पर किसके लिए था, वायु के लिए था। यहाँ पर वायु की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, वायु की बात हो रही थी। और अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, माध्यम की हो रही है। तो यहाँ पर माध्यम के लिए मैंने जो dn का यूज किया उस पर क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। और यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया, देखो डैश मैंने लगा दिया। अब इस वर्ग को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो आपके पास समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर मैं किसकी बात करूँ, n प्लस पीवी फ्रिंज की बात करूँ तो आपको क्या करना है, n बराबर n प्लस पी रख देना। इस समीकरण में एक तो n आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, एक n यहाँ पर नजर आ रहा है। फिर आपको समीकरण 4 और समीकरण 5 को क्या कर देना, माइनस कर देना। माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 6 आ जाएगी। देखो बहुत ही आसान है, सेम चल रहा है, डिटो का डिटो, सेम डिटो चल रहा है। केवल डैश का फर्क है, केवल किसका फर्क है, डैश का फर्क है, और यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं है। देखो फिर समीकरण नंबर 3 में क्या कर दूँ, समीकरण नंबर 6 का भाग दे दूँ। भाग देंगे तो यहाँ पर देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्रकार से भाग दिया है, यहाँ पर ये तो समीकरण नंबर 6 है और यहाँ पर 1 है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 4 r लैम्बडा अपॉन म्यू आ जाएगा। यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 3 देखो ध्यान से, ये रही समीकरण नंबर 3, इसको आप इस प्रकार से लिख दो, ये रही समीकरण नंबर 3 और ये रही समीकरण नंबर 4, सॉरी समीकरण नंबर 2, और इसको आप लगा दो समीकरण नंबर 1। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, भाग देने पर ये टर्म क्या हो जाएगी, यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास म्यू का मान आ गया, ये मान आ गया। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइकलसन व्यतिकरण मापी। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज ध्यान में रखना आप, या तो एग्जाम में क्या मिलेगा, न्यूटन वाले प्रयोग मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूटन वाले प्रयोग मिलेगा। न्यूटन वाले प्रयोग नहीं मिलेगा तो 100% कौन मिलेगा, माइकलसन मिलेगा। इन दोनों में से एक 100% आता है एग्जाम में। मैंने आपको 4 टॉपिक बताए इस यूनिट में। यूनिट में आपको 4 टॉपिक कर लोगे तो आपकी यूनिट कवर हो जाएगी। ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक लास्ट टॉपिक है माइकलसन व्यतिकरण मापी। इसके कम से कम अधिक से अधिक 3 वीडियो रहेंगे, या 2 या 3 बस, यूनिट कंप्लीट।